और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि जगत बाबू के ऊपर हाथ डालें। मेरे पूर्वज और उनके सारे साथी उन्होंने काशी नहीं छोड़ी। 18 मार्च 1799 को जगतगंज को घेरा ब्रिटिश आर्मी ने और उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके और साथियों की भी गिरफ्तारी हुई, जैसे भवानी शंकर सिंह चितईपुर के। कोर्ट जनरल ने एक अधिसूचना जारी करके एक स्पेशल बनारस स्पेशल कोर्ट फॉर्म हुई। बनारस में मुकदमा चला। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने हिंदुओं पे चला है उतने ही मुसलमानों पे भी चला। मैं ये कह सकता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के अंग्रेजों से लड़े। क्योंकि सर जैसा हम लोगों ने पढ़ा या जैसा हम लोगों ने जाना कि ये आजीवन कारावास में इसलिए वो हुआ क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको आप मृत्युदंड नहीं दे सकते थे। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि जगत सिंह को फांसी दे पाए। इनको ले जाने के लिए सेंट हेलेना, हुगली नदी, गंगा नदी जहाँ समुद्र में मिलती है, गहरे समुद्र में, वहीं इन्होंने छलांग लगा दी। और चौका घाट रोड से आप जाएंगे, जेल के पहले बाएं हाथ एक क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है। उसमें जो सबसे बड़ी कब्र है वो साक्षात उदाहरण है। उसमें लिखा हुआ है कि 14 जनवरी 1799 को मर्डर्ड बाय वजीर अली। माना यह जा रहा है कि बाबू जगत सिंह ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके देखरेख में सारनाथ पहली बार खोजा गया। शिवपुर बाबू जगत सिंह की जमींदारी का क्षेत्र था और सारनाथ शिवपुर में आता। उस समय बाबू जगत सिंह जिंदा थे। बाबू जगत सिंह ने ही अपने लेबर को बताया होगा कि शंकर आपको करेक्ट लोकेशन दे सकता है। उसमें जगत सिंह स्तूप ही है। ये बाद में धर्मराज का स्तूप नाम था। इतनी आसानी से आज़ादी हमें नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कुर्बानी लोगों ने दी है। उनको याद किया जाना चाहिए। और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सारनाथ के प्रिजर्वर नहीं थे, डिस्ट्रॉयर थे। और डंकन पुल जो बना उसमें 60 पुलकॉट पत्थर, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, और मूर्तियाँ गंगा वरुणा की धारा मोड़ने के लिए डंकन ब्रिज, जो आज की डेट में पुराना पुल कहा जाता है, उसमें खपा दी गई। डंकन का वो रिकॉर्ड है जिसमें उसने लिखा है कि मुझे सारनाथ से इतना पत्थर चाहिए। वो रिकॉर्ड है, प्राइमरी रिकॉर्ड है। संस्कृत यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मेन बिल्डिंग सारनाथ के पत्थर से बनी है। कि जगत सिंह वॉज नेवर दीवान ऑफ राजा छेद सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायलिम्स न्यूज़ और मैं हूं सौरभ यादव। और आज हम लोग हिस्सा बन रहे हैं वाराणसी के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को जिन्हें शायद भुला दिया गया है। और अगर बात की जाए इस इतिहास की तो ये इतिहास इतना महत्वपूर्ण है कि ये भारत की आज़ादी की जो लड़ाई है उसके पन्नों को भी कुछ पीछे पलटता है। उसके पन्नों को पीछे कुछ इस तरह पलटता है कि 1857 जो हमने पढ़ा, जो हमें पढ़ाया गया, वो ये है कि 1857 में भारत को की जो पहली आज़ादी की लड़ाई है उससे भी पहले क्या हुआ था, और ख़ास करके बनारस में, काशी में। और जब हम इन तथ्यों को जानेंगे तो आपको भी ये पता चलेगा कि 1857 की लड़ाई भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई ना होकर दूसरी लड़ाई थी। इस पूरे मुद्दे से जुड़े हमारे साथ प्रदीप सिंह जी बैठे हैं, जो इस पूरे मुद्दे से जुड़े हैं, जो इन्होंने अपनी मुखर आवाज़ इसके लिए उठाई और उस पूरे इतिहास को किस तरह से इन्होंने जांचा, परखा और क्या भूमिका रही है इस पूरे इतिहास को खोजने में। आइए इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हम सबसे पहले आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो इतिहास है, जो खासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक किताब भी लिखी गई है, आप किताब हमारे हाथ में देख सकते हैं, कि बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह, 1799 की बात है सर। अक्सर लोग इसे कहानियों में बदल देते हैं, अक्सर लोग बताते हैं कि ये कहानी है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इससे जुड़े रहे हैं, क्या है, किस तरह की ये बात है, और इतिहास के किन पन्नों को जो शायद हमारी स्मृति से हटा दी गई है, शायद हमारी किताबों से हटा दी गई है, इतिहास की किताबों से हटा दी गई है, इससे आपको क्या, इसके बारे में आपको जानकारी कैसे हुई और किस तरह से आपने अपने कदम आगे बढ़ाए? देखिए, 1997 में दैनिक जागरण में काशी का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसी एक सीरीज चली थी। उसमें हमारे एंसेस्टर बाबू जगत सिंह के बारे में भी दिया गया था। तो उसी समय से हमें इच्छा थी, अपने पिताजी के स्वर्गवास के बाद, जो कि 1918 में हुआ, 1919 में एक रिसर्च कमेटी बनाई गई जिसका नाम जगतगंज रॉयल फैमिलीज रिसर्च प्रोजेक्ट रखा गया। उसका संरक्षक मैं स्वयं, आदरणीय त्रिपुरारी शंकर एडवोकेट एक सदस्य बनाए गए, राणा पीवी सिंह साहब एक सदस्य हुए, और अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट एक सदस्य हुए। उसके बाद श्रेया पाठक जी को इंगेज किया गया पेमेंट बेसिस पे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए। ये करीब 2-2.5 साल, उसी में कोविड भी आया,
सारी समस्याएं चलती रहीं। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, कुछ नहीं कर पाई। फिर हम लोगों ने अवध के बहुत बड़े इतिहासकार, बहुत बड़े नाम, जिन्होंने करीब 60-65 किताबें लिखी हैं, हामिद अशफाक कुरैशी साहब को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया एज अ मेंटर के लिए। उनको वो एग्री किए, कमेटी के रिक्वेस्ट को एज अ मेंटर बने। लेकिन जब सारी चीज़ों को अरेंज किया जा रहा था तो उसमें बहुत से गैप थे। देखिए, किस्सा कहानी और इतिहास में बहुत अंतर होता है। इतिहास प्रमाण खोजता है। मेरा और कमेटी का यही लक्ष्य था कि जो बिल्कुल सत्य हो वही आए, जिसको ट्रू सेंस में रिसर्च करता है। इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आई। डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे, लंदन आर्काइव से, बर्लिन आर्काइव से, नेशनल आर्काइव से, प्रयागराज आर्काइव से, कलकत्ता आर्काइव से, लखनऊ आर्काइव से ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट खोजे गए। तो हमारे पूर्वज, मैं काशी राजवंश की वंशावली का 12वीं पीढ़ी का सदस्य हूँ और बाबू जगत सिंह के 6ठी पीढ़ी का मैं अंश हूँ। तो जैसे मैं रामनगर के बारे में बता दूं, बाबू मनसा राम पहले राजा थे। ये इनके 3 भाई थे। बड़े मनसा राम जी, उससे छोटे दशा राम जी, उसके बाद माया राम जी, दयाराम जी। दयाराम जी, माया राम जी, ये चारों भाई मिलके काशी राज की स्थापना किए थे। तो चूंकि मनसा राम जी बड़े थे तो वो राजा थे, ये लोग हेल्प करते थे। मनसा राम जी के पुत्र राजा बलवंत सिंह हुए, बड़े प्रतापी राजा। तो वो वंशावली वो चली और दशा राम की वंशावली जगतगंज की है। ठीक है। जैसे आपने बताया बाबू जगत सिंह, और अब हम जगतगंज में बैठे हैं, तो एक सवाल ज़रूर बनता है कि क्या ये जो नाम है जगतगंज, ये उन्हीं के नाम पे है? हाँ, ये जगतगंज मोहल्ले को बसाने वाले ही बाबू जगत सिंह थे। ठीक है। अब अगर हम इतिहास में आए तो जिस तरह की रिसर्च आप लोगों की रही, जो आपने कमेटी बनाई, उस रिसर्च में क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जो सामने निकल के आई? जैसे हमने कुछ पन्ने पढ़े इन किताबों के, तो सबसे पहले जो बात आई निकल की कि 1857 जो हम लोग को पढ़ाया गया है, जो बताया गया है कि भारत में जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, पहली लड़ाई, पहला संग्राम जो है 1857 को दिया जाता है। उसके विपरीत, उसके उलट आप लोगों की जो जानकारी है या जो आप लोगों ने रिसर्च की, क्या निकल के सामने आया? देखिए, इस रिसर्च में बिल्कुल ये निकल के आया है कि 1857 से लगभग 58 वर्ष पूर्व 14 जनवरी 1799 को बनारस में सशस्त्र योजनाबद्ध रक्त रंजित विद्रोह हुआ था। मैं जगत सिंह को विद्रोही ही कहूँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में रिबेलियन ही लिखा है। अब ये तो बाद में इतिहासकार या भारत सरकार या ये डिसाइड करे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या विद्रोही, मैं अपने से कैसे कह सकता हूँ इस चीज को। इन्होंने लखनऊ के डिस्पोज नवाब वजीर अली खान के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि अंग्रेजों को, हम लोगों को बनारस से खदेड़ते हुए कलकत्ता तक खदेड़ के इनको भारत से भगा देना है। बड़ी योजना थी और ये योजना 4 महीने तक बनाई गई, तैयारियां हुई। जिस कोठी में आप बैठे हैं, यहीं पे बाबू जगत सिंह निवास करते थे। सारे लोगों, सारे ज़मींदारों की यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें कि बनारस के आसपास गाजीपुर, सोनभद्र, पूरा पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल और बिहार का भी बहुत सा पोर्शन, जैसे सिवान, छपरा, ये गोरखपुर तक के एरिया के लोगों को ये संकल्प हुआ कि हम लोग एक विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को हटाएंगे। उसमें कई कारण थे, जल्दी करना पड़ा किन्हीं कारणों से, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, वो किताब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। जब सूर्य उत्तरायण हुआ है 14 जनवरी 1799 को ये विद्रोह हुआ, उसमें बहुत से अंग्रेज अधिकारी मारे गए, बहुत से इधर के लोग भी मारे गए और
वजीर अली भी काशी छोड़ के 14 जनवरी को आजमगढ़ होते हुए नेपाल चले गए। बट बाबू जगत सिंह जो मेन इसके योजनाकार थे, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पूर्वज और उनके सारे साथी जो विद्रोह में थे सक्रिय रूप से, उन्होंने काशी नहीं छोड़ी और अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि जगत बाबू के ऊपर हाथ डालें। उसका कारण था क्योंकि जगत बाबू की को बहुत लोग मानते थे उस समय, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, मतलब उनकी ऐसा पर्सनालिटी रहा होगा, ऐसा उनकी चीज़ रही होगी, उनके ऊपर इतना विश्वास रहा होगा लोगों का, तभी तो कोई संकल्प लेगा। आज की डेट में तो 10 आदमी नहीं इकट्ठा हो सकते हैं और उस समय 60 जमींदारों को इकट्ठा करना और सेना तैयार करना, और ये जानते हुए कि अगर हम पराजित होंगे तो मौत ही होगी। तो ये हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 2 महीने 5 दिन के बाद 18 मार्च 1799 को जगतगंज को घेरा ब्रिटिश आर्मी ने और उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके और साथियों की भी गिरफ्तारी हुई, जैसे भवानी शंकर सिंह चितईपुर के, बहादुर सिंह एंड शिवनाथ सिंह जो तलवारबाज थे, उनको ब्रह्मनाल में पकड़ने के लिए पंचू कोतवाल गए 500 आदमियों की सेना लेके। वो लोग बहादुरी से लड़े, पूरी ब्रह्मनाल की गली जो है खून से पट गई। फिर उनका 25-25 सिपाही उन बहादुरों को पकड़ के उनका गर्दन कलम किए। शिव प्रसन्न सिंह पिंडरा में लड़ते हुए मारे गए। ऐसे बहुत लोग मारे गए। उसके बाद बाबू जगत सिंह को 23 मार्च 1799 को चुनार फोर्ट में कैद कर दिया गया। निजामत अदालत, जो कि हाईकोर्ट कही जाती थी उस समय, कलकत्ता में होती थी, वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल ने एक अधिसूचना जारी करके एक स्पेशल बनारस स्पेशल कोर्ट फॉर्म हुई। बनारस में मुकदमा चला मई मिड से जून जुलाई में। और जो मुख्य विद्रोही थे, देखिए इसमें तो कितने सिपाही मारे गए, कितने और लोग मारे गए, कितनी जनता मारी गई, कितने अंग्रेज सिपाही मारे गए, ये सब तो अनरिकॉर्डेड है। जो रिकॉर्डेड है, जिनके ऊपर मुकदमा चला, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने हिंदुओं पे चला है उतने ही मुसलमानों पे भी चला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के अंग्रेज़ों से लड़े थे। ये 1799 की बात है। उसके बाद इनको 22 जुलाई 1799 को बनारस की विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन गवर्नर काउंसिल ने उसको 23 जुलाई को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि सर, जैसा हम लोगों ने पढ़ा या जैसा हम लोगों ने जाना कि ये आजीवन कारावास में इसलिए वो हुआ क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको आप मृत्युदंड नहीं दे सकते थे। ये सरासर गलत है। ये अंग्रेज़ों की चाल थी, क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि नंद किशोर राय जी को पहली फांसी पश्चिम बंगाल में दी गई थी, वो भूमिहार ब्राह्मण ही थे। और भवानी शंकर सिंह चितईपुर के जो जमींदार थे, वो भी भूमिहार ब्राह्मण थे, उनको भी फांसी दी गई। तो ये कहने और सुनने की बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि जगत सिंह को फांसी दे पाएँ। अच्छा। तो इसलिए इसको बदला गया और 23 जुलाई से लेकर, और उसके बाद गवर्नर काउंसिल का यह निर्णय हुआ कि इनको बनारस नहीं कलकत्ता भेजा जाए। तो 9 अगस्त को ब्रिटिश आर्मी के घेरे में, बटालियन के घेरे में, नदी परिवहन के माध्यम से 10 अगस्त को इनकी यात्रा कलकत्ता की शुरू हुई, जो कि 31 अगस्त को ये 1799 को कलकत्ता पहुँचे और इनको फोर्ट विलियम कारावास में कैद कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको इतना खतरनाक माना, अंग्रेज़ों को, गवर्नर काउंसिल को ये डिसाइड करने में 2-2.5 महीना लग गया कि इनको कहाँ रखा जाए। अगर इनको हिंदुस्तान में रखा जाएगा तो पता नहीं फिर से न कोई बड़ा विद्रोह और बड़ी योजना हो जाए। तो 18 अक्टूबर 1799 को
गवर्नर काउंसिल ने निर्णय लिया कि इनको देश निकाला, देश से बहुत दूर साउथ अफ्रीका के एक निर्जन टापू जिसका नाम सेंट हेलेना है। वो सेंट हेलेना वो जगह है जहां नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में, यानी लगभग 15 साल बाद, हाँ 16 साल बाद, लगभग 16 साल बाद उसकी हार के बाद अंग्रेजों ने वहाँ कैद किया था। वही नेपोलियन बोनापार्ट जो कहता था कि इम्पॉसिबल नाम की कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इनको 19 मार्च 1799 को ये गवर्नर काउंसिल का निर्णय सुनाया गया फोर्ट विलियम कारावास में। 20 अक्टूबर 1799 को इनको हुगली नदी के माध्यम से ऑस्ट्रेली नाम की जो बहुत बड़ी जहाज थी जो गहरे समुद्र में खड़ी थी, इनको ले जाने के लिए सेंट हेलेना उस पर ले जाया जा रहा था। हुगली नदी, गंगा नदी जहाँ समुद्र में मिलती है गहरे समुद्र में, वहीं इन्होंने छलांग लगा दी और देश को छोड़ने से अच्छा, सेंट हेलेना जाने से अच्छा हमारे पूर्वज गंगा के किनारे के पूर्वज गंगा सागर में समाहित हो गए, अपने शरीर को देश के लिए त्याग दिया। सर जैसा आपने कुछ चीज़ों का वर्णन किया कि अगर हम बनारस की बात करें, जैसे आपने बताया जो विद्रोह हुआ था उसमें कई अंग्रेज मारे गए थे, उनसे अगर रिलेटेड हम कुछ तथ्य बनारस में खोजने जाएं तो वो कहाँ मिल सकते हैं और आप लोगों को कैसे पता चला उन चीज़ों के बारे में? देखिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम लोग शुद्ध अंतरकरण से पूरी टीम इस काम को कर रही थी। मैं सबका धन्यवाद दूंगा, सब लोगों ने काम किया और ये कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति हम लोगों को मदद कर रही थी। ये रिसर्च टीम के सारे लोगों का कहना है। क्योंकि वो क्रांतिकारी, वो विद्रोही जिनको कि इतिहास में महत्व नहीं दिया गया, किसी साजिश के तहत दबा दिया गया, कहीं ना कहीं से बाबू जगत सिंह की वो पुण्य आत्मा हम लोगों को मदद कर रही थी और चीज़ें मिली। चौका घाट रोड से आप जाएंगे, जेल के पहले बाएं हाथ एक क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है। उसमें जो सबसे बड़ी कब्र है वो साक्षात उदाहरण है। उसमें लिखा हुआ है जो अधिकारी 5 मारे गए थे उनका है, 3 का कहीं और होगा। उसमें लिखा हुआ है कि 14 जनवरी 1799 को मर्डर्ड बाय वजीर अली खान। ये कब्र आज भी है, आप जाके देख सकते हैं। अब अगर सर बात की जाए, ये तो बाबू जगत सिंह की जो हमारे जो उनका जो किसी तरह से जो योगदान रहा है भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें रहा। एक तथ्य और निकल के आया सारनाथ से जुड़ा हुआ। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं कि सारनाथ की जो एक्सकेवेशन है या सारनाथ की जो खोज है वो कहीं ना कहीं एएसआई बनाने वाले और जो एएसआई में जो ब्रिटिशर्स हैं उनका नाम सबसे ज़्यादा आता है, जैसे कनिंघम का नाम बहुत ज़्यादा आता है। पर अब जो तथ्य सामने आए हैं उसने इसको एकदम उलट कर दिया है। माना यह जा रहा है कि बाबू जगत सिंह ही वो पहले व्यक्ति हैं जिनके देखरेख में सारनाथ पहली बार खोजा गया। देखिए, बाबू जगत सिंह चूंकि काशी राजवंश के ही एक अंश थे, ठीक है, जो बड़े लोग थे वो राजा थे, वहाँ ब्लड कई बार बदला, वो सब अलग चीज़ें हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। शिवपुर बाबू जगत सिंह की जमींदारी का क्षेत्र था और सारनाथ शिवपुर में आता था। जब जगतगंज मोहल्ला बनाने की बात हुई तो कारिंदे गए होंगे, उन्होंने बताया कि वहाँ ईंटें पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, तो ये हुआ होगा कि जंगल में पड़े हैं, आप ले आओ। वो ले आए धर्मराज का स्तूप का, एक स्तूप का। जब वो 6 फीट ऊंचा था तो उसमें एक पत्थर का बॉक्स था, उसके अंदर एक ग्रीन कास्केट थी, वो मिली। लोगों जो मजदूर थे जो वहाँ कर रहे थे, सामग्री यहाँ ला रहे थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो ये तत्काल समझ गए कि ये कोई समाधि स्थल है। इन्होंने वो जो रेलिक्स थी, जो बोन था, उसको गंगा में प्रवाहित किया सनातनी परंपरा के अनुसार, और सारी चीज़ें ढक के, जहाँ तक मुझे समझ है और जहाँ तक रिसर्च के डीप में जा रहा हूँ, इन्होंने फिर उस स्तूप को उसी स्थान पे बनवा दिया। फिर लॉर्ड जो यहाँ के रेजिडेंट थे, जॉनसन डंकन जी,
इन्होंने 93-94 में पुनः उसी स्तूप की खुदाई कराई। उस समय बाबू जगत सिंह जिंदा थे। बाबू जगत सिंह ने ही अपने लेबर को बताया होगा कि शंकर आपको करेक्ट लोकेशन दे सकता है। तो डंकन साहब ने उसको ध्वस्त किया, खनवाया। डंकन साहब ने वो पत्थर की मंजूसा उसी में छोड़ दी। जो ग्रीन कास्केट का मंजूसा थी, जिसके अंदर बोन थे, ज्वेलरी थे, रत्न थे, ये जो है इन्होंने जगत बाबू के थ्रू एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल को दे दिया, जो कि उनके रिकॉर्ड में ऑलरेडी है। आज भी मेंशन है। आज भी मेंशन है 5th वॉल्यूम में, 93-94 में जॉनसन डंकन की डायरी में। लेकिन दुर्भाग्यवश जब आप 9th वॉल्यूम तक वो है और 11th वॉल्यूम में एशियाटिक सोसाइटी कहती है कि ये यहाँ से गायब हो गया। वो ग्रीन कास्केट, ज्वेलरी सब गायब है वहाँ से। और एशियाटिक सोसाइटी कहती है कि कहाँ गायब हुआ ये हमें मालूम नहीं। और सर, हमने जैसा पढ़ा कि जो स्तूप है, जो आज लोग धर्मराजी का स्तूप के नाम से जानते हैं, उसको पहले या काफ़ी समय तक बाबू जगत सिंह के नाम से जाना गया है। ये तो देखिए एसआई के रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें ओरिजिनल नक्शा भी लगा हुआ है, ब्रिटिश टाइम का बना हुआ। उसमें जगत सिंह स्तूप ही ये है। ये बाद में धर्मराजी का स्तूप नाम दिया गया उसको। सर, जैसा आपने बताया कि सब कुछ तथ्य है, सब कुछ फैक्ट्स है, रिकॉर्डेड है, रिटन है, उसके बाद भी आखिर इतने साल क्यों लग गए इसे सामने आने में? या आप क्योंकि आपने रिसर्च किया, आपकी टीम ने रिसर्च किया, आप लोगों को क्या समझ में आया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये इतिहास के इतने बड़े नायक, आज़ादी के इतने बड़े नायक, काशी के इतने बड़े नायक को हम अपनी स्मृतियों से भूल चुके हैं? अब देखिए, इसमें मैं क्या किसी को ब्लेम करूं। अब हमने कोशिश की, निकाला, और बहुत सी एकेडमियां हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अगर रिसर्च करते तो जो कागज़ मुझे मिले हैं उनको और आसानी से मिलते हैं। हमें तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई लाने में। तो अब ये नहीं हो पाया, मैं किसी को ब्लेम क्या करूं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम उन लोगों को 225 वर्ष बाद आज किताब के रिसर्च के माध्यम से सामने आया है। लोग जानेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। और मेरा तो ये कहना है कि इससे एक नई धारा बहनी चाहिए रिसर्च की, कि ऐसे बहुत से अनसंग हीरो होंगे देश में, बहुत से अनसंग हीरो होंगे, उनकी खोज होनी चाहिए। लेकिन हवाई खोज नहीं, एकदम प्राथमिक सोर्स से, प्रामाणिक तरीके से, साइंटिफिक ढंग से प्रामाणिक खोज करके सामने लाना चाहिए। ये अगर लाया जाएगा तो जैसे मैंने जगत सिंह यानी उनकी टीम को सामने लाया है, बहुत से और नायक देश में निकलेंगे। ऐसी बात नहीं है। इतनी आसानी से आज़ादी हमें नहीं मिली है, इसके लिए बहुत कुर्बानी लोगों ने दी है, उनको याद किया जाना चाहिए। सर, अगर आप बात करें आज के कार्यक्रम की, आज क्या है कार्यक्रम? एक द्वार आप लोग जो है उसका अनावरण कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें बाबू जगत सिंह की, तो उनकी जो लेगेसी है उसको आप लोग अब जैसे एक किताब के माध्यम से, और आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से, जैसे सारनाथ की बात कर रहे हैं, एएसआई की बात कर रहे हैं, उस तरह से आप लोग उसको किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, एएसआई को हमने भी अप्रोच किया है डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और एएसआई के लोग भी अच्छे हैं, कॉर्पोरेट कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल साहब खुद एक वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े आर्काइविस्ट हैं, उन्होंने बहुत सी खोज की है, रावत सर ने, और उनकी टीम इस पर विचार कर रही है। और उन्होंने, और बहुत से एकेडमिया के प्रोफेसर्स, दिल्ली से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता से ये बात उठाई गई है कि इसको चेंज किया जाए, ये गलत है। तो अब ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाने कि कब चेंज करेगा। और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सारनाथ के प्रिजर्वर नहीं थे, डिस्ट्रॉयर थे। उसका कारण ये है कि इन्होंने तो 87-89 में खुदाई करके इसको ढक दिया, इसको वहाँ बना के छोड़ दिया, जगत सिंह स्तूप नाम दे के। भाई देखिए, जो ज़मींदार होगा, जो राजा होगा, तो उसका एक डर तो रहता ही है ना समाज में, अदरवाइज़ तो वहाँ कोई ईंटा और पत्थर भी ना बचा होता। तो उसके बाद 93-94 में मिस्टर डंकन कराए, उसके बाद 1815 में हुआ, और सबसे ज़्यादा तो डिस्ट्रॉय किया है मेजर किट्टू ने। और डंकन पुल जो बना उसमें 60 पुलकॉट पत्थर, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, और मूर्तियाँ
गंगा वरना की धारा मोड़ने के लिए डंकन ब्रिज, जो आज की डेट में पुराना पुल कहा जाता है, उसमें खपा दी गई। उसके बाद मेजर किट्टू ही इंजीनियर थे, जो ओरिजिनल क्वींस कॉलेज है, वर्तमान में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, वो 1848 में बनना शुरू हुआ, 1852 में बन के तैयार हुआ। उसका भी रिकॉर्ड हम लोगों के पास है कि सारनाथ का पत्थर वहाँ यूज़ किया गया। तो मेरा ये कहना है कि जब मिस्टर डंकन और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ये जान गए थे कि ये कोई मोन्यूमेंट है, तो वहाँ के पत्थरों को फिर तोड़ना, स्तूप को नष्ट करना, ये प्रिजर्वेशन है? नहीं है। तो इन लोगों ने किया क्या कि जब इन्होंने देखा कि ये बड़ा राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, विश्व के महत्व की चीज़ है, तो जितना मटेरियल था, जितना अच्छा माल था, वो सारी चीज़ तो इन लोगों ने पास ऑन कर दी, लंदन पास ऑन कर दी। हम तो भारत सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये देखा जाए कि इन लोगों ने उसको बेचा कहाँ है, किस म्यूज़ियम में। वो सिलेंड्रिकल बेलनाकार मंजूषा कहाँ वर्ल्ड में रखी गई है, उसको वापस लाया जाए। क्योंकि ये तो बिजनेसमैन थे, प्योर बिजनेस करने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ये तो खाली दोहन किए हैं और तो कुछ किए नहीं हैं। तो और कुछ अंग्रेज अधिकारी अच्छा भी काम किए होंगे। अब जैसे शेरिंग की आप बुक पढ़ें, शेरिंग ने खुद लिखा है कि हमारे अधिकारी बहुत ही असंवेदनशील ढंग से सारनाथ को ध्वस्त किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अच्छा रिकॉर्ड है हमारे पास। डंकन का वो रिकॉर्ड है जिसमें उसने लिखा है कि मुझे सारनाथ से इतना पत्थर चाहिए। वो रिकॉर्ड है, प्राइमरी रिकॉर्ड है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। प्राइमरी रिकॉर्ड है कि ओल्ड क्वींस कॉलेज, वर्तमान में संस्कृत यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मेन बिल्डिंग सारनाथ के पत्थर से बनी है। तो आप सारनाथ को इन्होंने तो एक्सीडेंटल, आकस्मिक गलती से खोदा, और जैसे ही उनको ये पता चला कि ये कोई मोन्यूमेंट है, समाधि स्थल है, उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए वहीं रोक दिया, अपना नाम दे दिया। आप लोगों ने तो सब जानते हुए सब यूज़ किया है, तो हम कैसे माने कि आप प्रिजर्वर हैं? और बड़ा बुरा लगता है हर भारतीय को जब वहाँ सारनाथ के रिसेप्शन में जाता है, तो वहाँ जाके आप भी देखे होंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड ये, मेजर किट्टू, और कहीं छोटा सा एक दयानंद साहनी जी का नाम आता है। और दयानंद साहनी जी ने अपने 1924 में जब वो डायरेक्टर जनरल ASI बने, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कनिंघम साहब ने खोजा कम, नुकसान ज़्यादा किया है। चूँकि वो भाई ब्रिटिश युग था, तो ज़्यादा तो कुछ कोई कह नहीं सकता था, यही बात। जिस तरह से आपने कहा कि अब आप सरकार को अप्रोच कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आपने अप्रोच किया और कहीं ना कहीं आपकी बातें सुनी गई हैं, क्या लगता है कितना समय लग जाएगा? और जैसा आपने एक बात और कही कि ऐसे कई और अनसंग हीरोज़ होंगे, उनकी भी बातें की जानी चाहिए, उनके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए। देखिए, पहले तो सारनाथ में हम ये बता दें कि राजा मोती चंद जी एक बहुत मानिंद इतिहासकार माने गए। मुरारी शरण अग्रवाल जी एक बड़े इतिहासकार थे। इन लोगों ने सब वो गलती की जो अंग्रेज करते आए थे, उसके डीप में नहीं गए। जैसे वहाँ लिखा हुआ है कि सारनाथ का विध्वंस कर दिया जगत सिंह ने, एंड जगत सिंह दीवान थे राजा चेत सिंह के। ही वॉज नेवर दीवान ऑफ राजा चेत सिंह, ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ, चचेरे भाई थे राजा चेत सिंह के जगत सिंह, और दोनों भाइयों में एक अच्छा संबंध भी था। जगदेव सिंह वॉज अ दीवान, एंड बाय टाइपिंग एरर जो गजेटियर आया या जिस कारण से उसमें जगत सिंह लिख दिया गया, तो सारे इतिहासकार वही उठा के लेके चले हैं, उसका डीप में नहीं गए कभी। तो एक बात तो ये भी चेंज हो गई है कि जगत सिंह वॉज नेवर दीवान ऑफ राजा चेत सिंह। और ऐसा ही हमें उम्मीद है, भारत सरकार देखिए इस समय बहुत कर रही है अनसंग हीरोज़ के लिए। वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि ये यथाशीघ्र करेंगे, क्योंकि सारे गाइड एसोसिएशन ने लिखा है, और सारनाथ एक इम्पॉर्टेंट विश्व धरोहर है। वहाँ पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सनातनी बुद्ध के विरोधी थे। अब आप सोचिए कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग खून का घूंट पीते हैं, खून की आंसू रोते हैं। जब कोई बाहर का ग्रुप आता है, वो ये कहता है कि भाई हिंदू तो
बुद्ध के विरोधी थे, उन्होंने ध्वस्त किया, अंग्रेजों ने बचाया, तो कम से कम सारनाथ में तो ये बात बिल्कुल नहीं है। जहाँ से चाहें जैसे चाहें वो क्रॉस कर सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं अपने को करेक्ट कर लूँगा, अगर वो लोग गलत हैं तो वो अपने को करेक्ट कर लें, क्योंकि ये तो प्राइमरी एविडेंस है। एविडेंस ये कह रहा है, और ये 87 में खुदाई हुई। ये कैसे पता चला? वर्तमान में शिवाला है बाबू जगत सिंह का बनाया हुआ, जगतगंज में आज भी है। उसमें जो शिलापट लगा हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है, 1792 में पाली भाषा में लिखा हुआ है, 1792 में ये मंदिर बन के तैयार हो गया फागुन मास में। तो जब वो मंदिर बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण हो गया, उसकी पूजा हो गई, तो 1793 और 94 में कहाँ से खुदाई हुई होगी? तो वो भी डंकन की बात गलत निकल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे तथ्य हैं जिनके ऊपर स्कॉलर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से ट्रू सेंस में रिसर्च होना चाहिए। और अब ये सारे एकेडमिक में ये बात भी हो रही है BHU में कि नए टॉपिक को लेकर रिसर्च दिया जाए। जैसे बाबू जगत सिंह के साथी बहुत से लोग थे, उन रिबेलियनों पे रिसर्च होना चाहिए। भवानी शंकर सिंह हैं, शिवनाथ सिंह बहादुर सिंह का जोड़ा है, शिव प्रसन्न सिंह हैं, और भी मुस्लिम बहुत से हैं, तो उनके बारे में रिसर्च होना चाहिए। मेरा फोकस तो जगत सिंह पे था। तो ये अगर होता है तो उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे, और देश में भी ऐसे बहुत से होंगे। मैं केवल बनारस काशी की बात नहीं कह रहा हूँ। इतने आसानी से हमें आज़ादी नहीं मिली है, बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो अगर ये होता है, लेकिन सही सेंस में रिसर्च हो, जो कि वर्ल्ड लेवल का रिसर्च हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट से हो, ना कि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट से हो। प्राइमरी डॉक्यूमेंट से होना चाहिए। सेकेंडरी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइमरी क्या कह रहा है और सेकेंडरी क्या कह रहा है ये देखने की ज़रूरत है। उस समय सारा पर्शियन में रिकॉर्ड रहता था, करेस्पॉन्डेंस रहता था, उसको कन्वर्ट करवाते थे अंग्रेज इंग्लिश में। कन्वर्जन में भी वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते थे, अपने हिसाब से चेंज करा देते थे। अभी भी रिसर्च हम लोगों का चल रहा है। दुखद पहलू ये है कि फोर्ट विलियम का 31 अगस्त 1799 का वो रजिस्टर नहीं मिल रहा है, टाउन मेजर रजिस्टर जिसको कहते हैं। फोर्ट विलियम के जेलर को टाउन मेजर कहा जाता था। तो फोटो तो मिल नहीं रही है उनकी, और अगर कैदी का एक हुलिया लिखने की परंपरा रहती थी, वो रजिस्टर मिल जाता तो उससे हम लोग करेक्ट जान जाते कि उनकी हाइट क्या थी, उनका हुलिया क्या था, उनकी कद काठी क्या थी। तो हमारे पूर्वज, उनके ग्रैंडसन बाबू फतेह नारायण सिंह जी की फ़ोटो है, आगे की फ़ोटो हैं हम लोगों के पास, तो हम फिर स्केच करा लेते हैं उसका। बिल्कुल। तो ये अभी एक ये तिथि नहीं मिल रही है, दूसरा उनका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा है। ये दो चीज़ें अभी नहीं मिल रही हैं, जो कि उन्हीं लोगों की कृपा से हम लोग लगे हुए हैं। भविष्य में मिलेंगी तो नेक्स्ट एडिशन में और भी बातें आएंगी। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि ये सिर्फ ना कि एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की खोज है, बल्कि आपके लिए भी अपनी जो वंशावली है, अपने जो पूर्वज हैं, उनके लिए भी एक खोज है। उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करना अपने आप में एक बड़ी खोज है। देखिए, जानकारी तो हमें शुरू से थी अपने वंशावली की, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बाबू जगत सिंह को जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने, अब क्या साजिश थी, यहाँ के राजपाट की भी साजिश रही होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं बनारसी भाषा में कह रहा हूँ। तो भाई जिसकी सत्ता रहती है, जिसके लोग रहते हैं, इतिहास भी उसी के तरीके से लिखा जाता है। लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम कोई गलत किस्सा कहानी तो नहीं कर रहे हैं, हम तो सही तथ्यों को सामने लाके एक रिसर्च रखा है सरकार के सामने, एकेडमिया के सामने, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में इसकी चर्चा हो रही है, और ये एक रेफरेंस बुक बनने जा रही है रिसर्च के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस किताब के रेफरेंस से आगे आने वाले भविष्य में बहुत से बच्चे जो कि मेटोरियस होंगे, जो कि खोजी स्वभाव के होंगे, जो मेहनत करना चाहेंगे, वो बहुत से रिसर्च आएंगे देश में। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस किताब के माध्यम से न सिर्फ जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसमें एक नया पृष्ठ, एक नया अध्याय जुड़ा है, बल्कि साथ ही काशी की जो हिस्ट्री है, सारनाथ की जो हिस्ट्री है, उस पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। आगे और जानकारी के लिए जुड़े रहिए डायलिम्स न्यूज़ के साथ।